वालेकुम, मैं हूं जवेरिया आपकी होस्ट और आप देख रहे हैं राइस पाकिस्तान। आज हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल जावेद, एचआर लीडर हैं और लार्ज स्केल में स्ट्रेटेजिक एचआर मैनेजमेंट पे काम करते हैं। तो हम बात करते हैं आज उनकी जर्नी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जवेरिया, मैं ठीक हूँ। आप बताएं कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा बिलाल, आप मुझे सबसे पहले अपनी जर्नी के बारे में बताइए, अपनी प्रोफेशनल जर्नी की। ओके, मैं रिवर्स ऑर्डर में थोड़ा जाने की कोशिश करूँगा ताकि बिल्कुल। थोड़ा सा रिलेट कर जाएं कि कहाँ पर हूँ और कहाँ से स्टार्ट किया था। सो बेसिकली करंटली मैं एसोसिएटेड हूँ जुनीद जमशेद जे डॉट के साथ एज डिप्टी जनरल मैनेजर एचआर। यहाँ मुझे तकरीबन 7 साल होने वाले हैं। मार्च में इंशाल्लाह 7 साल हो जाएंगे मुझे। उससे पहले मैं एसोसिएटेड रहा हूँ 3 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जिसमें लकी टेक्सटाइल्स, अमीर अदनान और चाइना ओवरसीज़ स्पोर्ट्स होल्डिंग कंपनी। ये मेरी पहली जॉब थी, चाइना ओवरसीज़ स्पोर्ट्स होल्डिंग कंपनी। यहाँ पे ये बेसिकली वो कंपनी है जो गवादर पोर्ट को ऑपरेट करती है, जो चाइनीज़ ऑर्गेनाइजेशन है। मैनेजमेंट हमारी सारी चाइनीज़ थी उसी में। उसके बाद 1-1.5 साल तकरीबन मैंने वहाँ स्पेंड किया था। उसके बाद आई मूव्ड टू लकी टेक्सटाइल्स। वहाँ भी तकरीबन एक टिपिकल जेनजी या मिलीनियल वाली जो एक हरकतें होती हैं वही मैंने भी की हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो बेसिकली वहाँ भी मैंने 1-1.25 साल के करीब काम किया था। उसके बाद आई मूव्ड अगेन, और वहाँ से मूव होने के बाद मैं अमीर अदनान में चला गया था एज मैनेजर एचआर। वहाँ भी तकरीबन मैंने 1.5-पौने 2 साल लगाए। फिर तब तक रियलाइज़ हुआ कि अब कहीं पे अगर स्विच करता हूँ तो फिर थोड़ा कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। तो तकरीबन मुझे 7 साल हो गए यहाँ पे, ज़्यादा कंसिस्टेंसी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी तकरीबन 7 साल मुझे होने वाले, मार्च में 7 साल पूरे हो जाएंगे मुझे जे डॉट के साथ। अच्छा, एजुकेशनली मैंने बैचलर्स किया है इन एचआर, बीबीए किया है, और बीबीए के बाद मैंने एमबीए इन एचआर किया है। दोनों आईओबीएम सीवीएम के नाम से भी जाना जाता है, तो वहाँ से मैंने ये दोनों अपनी डिग्रीज़ पूरी की हैं। उससे पहले तकरीबन 2 से ढाई साल मैंने थोड़ा सा सीए के साथ खेला है। ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने की कोशिश की थी जिसमें नहीं कामयाब हो सका, बट उसने बहुत बड़ी फाउंडेशन ज़रूर सेट की थी कि ज़िंदगी के अंदर कि आगे जो उसके बाद की जो अचीवमेंट थी सारी कहीं ना कहीं वो फाउंडेशन उसी ने बनाई थी मेरी। तो 2007 से लेके 2010 तक मैंने सीए के साथ कोशिश मेरा झगड़ा चलता रहा था उसके साथ। ठीक है, और उससे पहले 2007 में मेरा इंटरमीडिएट पूरा हुआ था। आई यूज़ टू लिव इन मिरपुर ख़ास का एक छोटा सा गांव है, कोट गुलाम मोहम्मद, जमसाबाद के नाम से भी जाना जाता है वो। मैं वहाँ की मेरी पैदाइश है। मैट्रिक इंटर भी वहीं से किया है और अल्हम्दुलिल्लाह हाफ़िज़ कुरान भी हूँ। तो ये बस बेसिकली मेरी एक थ्रू आउट द करियर एक जर्नी रही है। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड था मेरा। काफ़ी अच्छी जर्नी रही आपकी, जो भी आपने स्टार्टिंग से बताई है। तो आपका इंटरेस्ट था एचआर लीडरशिप में? अच्छा नहीं, देखें, इंटरेस्ट मैं प्रॉब्ली ऑडियंस भी है मुझे सुन रही होगी वो भी इस चीज़ से शायद रिलेट कर सकें कि इट्स हार्डली अबाउट इंटरेस्ट। मतलब आप किसी बच्चे से अगर पूछ रहे होंगे कि जो 5 साल 10 साल 15 साल का बच्चा होगा, आप उससे पूछेंगे क्या बनना है, बहुत लिमिटेड बच्चे ऐसे होंगे जिनको पता होगा ज़िंदगी में क्या करना है। ठीक है, इवन कल भी मेरी एक अदर क्लास थी, सॉरी ये बताना भूल गया कि आई ऑल्सो टीच, मैं सीबीएम में पढ़ा भी रहा हूँ वहीं से, जहाँ से मैंने पढ़ा था वहीं मैं पढ़ा भी रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो कल भी क्लास में मैंने बच्चों से पूछा था, जितने स्टूडेंट थे सबसे पूछा था कि ज़िंदगी में सोचा क्या है, आगे क्या करना है। तो हार्डली 2 या 3 ऐसे बच्चे थे 40 की क्लास के अंदर जिनको पता था कि उन्होंने क्या करना है। बाकी तो ज़िंदगी जिसको जहाँ ले जाती है वहीं चला जाता है। ऐसे ही है, आपको आगे जाके तक नहीं पता होता कि जाना कहाँ पर है। ऐसा ही है। तो हकीकत बेसिकली ये एक्सपेक्ट करना भी, और ज़्यादातर आपकी मतलब जो भी लोग होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह ताला, वो हम लोग कहते हैं ना कि अल्लाह इज़ द बेस्ट ऑफ प्लानर्स। तो दिस इज़ द रीज़न कि हमारी जर्नी को इसी तरह फ्रेम करते हैं कि हम कहीं ना कहीं जिस जगह पर पहुँचे होते हैं वो हमारे लिए बेस्ट पॉसिबल पोजीशन होती है उस वक्त के लिए, उस सिचुएशन के लिए, उस बैकग्राउंड के हिसाब से। तो ऐसा ही है। तो मैं ये नहीं कहता कि मेरा ये हमेशा प्लान था कि मुझे एचआर में आना है, मुझे तो हार्डली पता भी नहीं था कि एचआर होता क्या है। क्योंकि अगर आप 2007 के बिलाल से पूछेंगी जो एक गांव से उठकर आया था कराची, उसके वाल साहब लेकर आए थे कि यार इन बच्चों को पढ़ाना है, जिसके पेरेंट्स उसके ऊपर अच्छी खासी मेहनत इसीलिए की कि यार हम तो नहीं पढ़ सके, हम हमारा वो एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं, बट पढ़ाई ज़रूरी है। अब उन्होंने तो अपने हिसाब से जो कर सकते थे उन्होंने किया। अब उस बच्चे को तो खुद नहीं पता कि क्या करना है, मेंटोरशिप कोई बता दे, कोई समझा दे कि यार आपको ये करना चाहिए ज़िंदगी में। तो ऑब्वियसली हम किससे देखते हैं, शहर मेरे चचा ने ये किया था, मेरे ताया ने ऐसे किया था, मामू ऐसे कह रहे थे। तो वो बच्चे अपनी फैमिली से ही कैच करते हैं। ऐसा है, ये आपके पेरेंट्स के फ्रेंड्स होते हैं, यार उसका बच्चा देख लो उसने ये कर लिया। तो जनरली आपकी स्टोरीज जो चल रही होती हैं वो इसी बेसिस पे बन रही होती हैं, और वहीं से आपके पेरेंट्स से जनरली आपको बोला जाता है कि यार आप ये पढ़ाई कर लो।
तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था 2007 तक। 2007 में ऑब्वियसली जब हिफ्स भी कर चुका था तो वालिद साहब के कुछ दोस्तों ने ये वाली बातें भी बताई कि बच्चे ने हिफ्स कर लिया है, इंटर में अच्छी परसेंटेज भी है, तो मतलब बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, इसको सीए करवा दो। तो मैं सीए में गया इसी तरीके से, तो मुझे तो पता भी नहीं था क्या होता है। तो ऑब्वियसली एक गांव में मतलब क्या एजुकेशन का कॉन्सेप्ट ना हो किसी बच्चे को, तो उसको क्या पता कि यार क्या बनना है ज़िंदगी में। अब फिर थोड़ी सी लिटरेसी रेट बढ़ने की वजह से लोगों को शऊर है थोड़ा इस बारे में कि पढ़ाई भी ज़रूरी है और कौन सी फील्ड एग्जिस्ट करती हैं, कहाँ जाना चाहिए। तो कौन अल्लाह से का शुक्र है कि हो गया इतना लोगों को इल्म इस बारे में। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो बस बेसिकली चैलेंज मतलब यही था कि मुझे खुद भी नहीं पता था, बट बाद फिर यही हुआ सिनेरियो कि वालिद साहब ने कुछ फ्रेंड से मशवरा किया, उन्होंने कहा कि यार सीए करवा दो, बच्चा अच्छा पढ़ने में। तो उन्होंने मेरा एडमिशन करवा दिया तबानीज़ के अंदर। तबानीज़ में अल्टीमेटली क्योंकि गांव से जिस तरह की आपको पता है स्कूलिंग एग्ज़ाम्स किस तरह होते हैं, फॉर द सेक ऑफ लाइक पेपर्स आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो जनरली डिग्री कोई कॉन्सेप्चुलाइजेशन या किसी माइंड मेकिंग के ऊपर आप बात करो तो वो नहीं हो रही होती आपके उस वक्त में। तो जो मैंने शायद इंटर तक जो चीज़ें मुझे जो मेरी पर्सनैलिटी डेवलप हो जानी चाहिए थी वो नहीं हो सकी थी। बट वालिद साहब ने जब एडमिशन करवाया तो वहाँ पे जाने के बाद रियलाइज़ हुआ कि यार अब ऑब्वियसली मेरी जो साथ में जो कोलीग जो बैठे हैं साथ पढ़ने वाले, कोई ए लेवल्स करके आया है, कोई सिटी का है, कोई लाइसियम का है, कोई निक्सर का है, मतलब ऑब्वियसली सारे डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आ रहे हैं, और एक बच्चा है वो गांव से आया, तो ऑब्वियसली फिर वो आपको कहीं ना कहीं वो फील भी करता है यार ये मैं कैसे सर्वाइव करूँगा। फिर जिस तरह अली ने जो मैं अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो ये कॉल भी है कि एक दोस्त एक बंदा जो पहचाना जाता है वो अपनी सराउंडिंग से पहचाना जाता है कि उसकी दोस्तियाँ किस तरह की हैं। तो वो भी अल्लाह ताला ये करम था कि क्योंकि दोस्त भी मतलब आपको जिस डायरेक्शन में आप लग जाते हो आपको खुद बाय डिफ़ॉल्ट ही मिलते हैं। मतलब अगर आपके फ्रेंड सर्किल में आपने कोई बाय चॉइस जो आपके 15 लोग आए होंगे उनमें शायद आपके 4 से आपकी दोस्ती हुई होगी, तो 15 लाना भी तो किसी ना किसी का तो फैसला था ना। तो वो बेसिकली मैं उसको कहीं ना कहीं उस चीज़ से रिलेट करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे दोस्तियाँ अच्छी दी हैं। तो जो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं ऑब्वियसली वो पढ़ाई में अच्छे थे, मैं थोड़ा सा अच्छा था। तो बहरहाल मॉड्यूल ए मॉड्यूल बी मतलब निकलना पेपर्स कुछ निकले थे, बट बाय द टाइम 2-2.5-3 साल लग गए। तो रियलाइज़ हुआ कि सीए में तो दाल नहीं गलने वाली, तो कुछ ऑल्टरनेट देखना चाहिए। अब उस वक्त भी इसी तरह हुआ था कि जिस दिन रिज़ल्ट आया था तो उस दिन मेरी एक अदद फ्रेंड में रिज़ल्ट वो अच्छा नहीं था ऑब्वियसली, मतलब वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पेपर पास हो जाएगा। अच्छा हमारे वाले टाइम के ऊपर सिनेरियो होता भी इस तरह का था, सॉरी, कि 3 तरीके के बेसिकली जब सीए के अंदर ना या तो आप पास होते थे या रेफ़र होता था या लैप्स होता था। ठीक है, पास का मतलब तो आपका पेपर पास हो गया, रेफ़र का मतलब जिस पेपर में आपका रेफ़र आया उस पेपर को रिपीट करना है। अच्छा। और अगर आपने फॉर एग्जांपल 5 पेपर दिए हैं, 3 पेपर दिए हैं, 4 पेपर्स दिए हैं, एक में भी लैप्स आ गया तो जितने ही पास हैं सब फेल हैं, आपको दोबारा रिपीट करना है। ठीक है, तो ये सिनेरियो होता था। तो बहरहाल कहीं ना कहीं ये ज़रूर है कि लैप्स कभी नहीं आया, बट रेफ़र पे ही रिपीट घूमे जा रहा था। तो फिर एक दोस्त उसी दिन मेरे घर पर आए थे, उन्होंने कहा कि यार आप घर से वालदा से कुछ पैसे लो और चलते हैं। अब ऑब्वियसली जिस दिन रिज़ल्ट आया और बुरा रिज़ल्ट आया उस दिन वालदा से पैसे मांगने मुनासिब नहीं होता, बट खैर उनसे जब बात की थोड़ा सा इंसिस्ट करके कुछ पैसे लिए और वो मुझे इन इंस्टीट्यूशन पर लेकर चला गया। मुझे 3 जगह लेकर गया था वो, मुझे CBM लेकर गया था, मुझे जैबिस लेकर गया था और मुझे IB लेकर गया था। उसने कहा था कि इन 3 जगहों में फॉर्म्स भर दो। अच्छा लिटरली मुझे ये 2010 की बात है, शायद मई जून की बात होगी 2010। मुझे तब तक इंस्टीट्यूशंस के नाम भी नहीं पता था कि CBM क्या होता है, BBA क्या होता है। लिटरली अगर एक बंदा आपके सामने 2026 में बैठा हुआ है इस पोजीशन के ऊपर और 2010 में अगर आप पहुंचती है उसको ये भी नहीं पता कि BBA होता क्या है, ठीक है, डिग्रीज़ कौन सी होती हैं। तो कहीं ना कहीं ये शायद मैं लाइक अंडर द डेट्स हूँ मेरे पेरेंट्स के, मेरे फ्रेंड्स के, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं मुझे इस पोजीशन पर ला के पहुँचाया। तो बहरहाल उसने फिर फॉर्म्स भरवाए। अब CA की पढ़ाई के बाद थोड़ा सा एजुकेशनल बैकग्राउंड थोड़ा समझ आना शुरू हो गया था कि भाई इकोनॉमिक्स क्या होती है, अकाउंटिंग क्या होती है, फाइनेंस क्या होती है, कहीं ना कहीं चीज़ें आपको समझ आना शुरू हो गई थी। मैथ्स भी अच्छी हो गई थी, तो इस वजह से एंट्री टेस्ट दिए थे, जैबिस CBM IB का दिया था। हाँ CBM जैबिस क्लियर था, IB क्लियर नहीं हो सका था, सेकंड कट ऑफ किसी चीज़ का रह गया था मेरा। तो बहरहाल उसके बाद जो है CBM में एडमिशन हो गया था। तो जब CA की पढ़ाई करता हुआ है तो CBM की पढ़ाई मतलब BBA की पढ़ाई कंपैरेटिवली मुझे आसान लगी थी, लेकिन वहाँ आके भी एक नया चैलेंज हुआ था क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ग्रेड टीचर के हाथ में होता है। जब तक CA कर रहा था या इंटर किया था, इंटर में तो बोर्ड ग्रेड देता था आपको, CA के अंदर ICAP वाले ग्रेड देते थे, तो वो पता ही नहीं था। फिर बाय द टाइम रियलाइज़ हुआ कि नहीं, यहाँ पे आपको टीचर्स के हिसाब से चलना होता है, इट्स मोर अबाउट द फैकल्टी रादर देन द करिकुलम जो आप फॉलो कर रहे हो।
तो इसी वजह से थोड़ा सा मुझे 1-2 सेमेस्टर लगे थे उस प्रोसेस को समझने के अंदर कि यार अच्छा हाँ अडेप्ट करना, अच्छा ऐसे पढ़ना है, ये करना है, ये नहीं करना। तो 2-3 सेमेस्टर के बाद मेरी स्कॉलरशिप लग गई थी, अच्छा CGPA आ गया। तो फिर वो आइडेंटिफाई हुआ कि यार अच्छा स्कॉलरशिप मिल जाती है अच्छा CGPA के ऊपर। तो जब वो स्कॉलरशिप मिली तो उसके बाद जो है फिर आपका कहीं ना कहीं उसको फिर मैंने दोबारा जाने नहीं दिया। तो फिर अच्छे स्टूडेंट्स में नाम आना शुरू हुआ, तो टीचर्स को याद रहना शुरू हो गया। बाय द टाइम लाइक आई स्टार्टेड टीचिंग, क्योंकि अब तो फिर लोग जानते हैं, बट मेरी उस वक्त के टीचर्स को याद था कि बिलाल कोई बच्चा था। मैं दोबारा जाना शुरू हुआ तो लोग बाय फेस रिकग्नाइज करते थे, अच्छा ये हमारा बच्चा था, बिलाल नाम का लड़का था। तो उन्होंने कहीं ना कहीं वो एक अच्छे गुड बुक्स के अंदर कहीं रह गया था। तो दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड माई करियर। तो इट्स नेवर अबाउट कि मैंने कुछ सोच के बैठा था। अच्छा अब आपको क्वेश्चन था कि आप बाय वेल HR में आए थे या किस तरह आए थे, तो मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ तक जब BBA शुरू किया तब तक भी HR की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है ज़िंदगी के अंदर, ठीक है। और अगेन 2012-13 तक इलेक्टिव्स चूज़ करने टाइम आया था। तो इलेक्टिव्स में भी क्योंकि मेरे फाइनेंस का बैकग्राउंड, क्योंकि CA पढ़ के आया था, तो नंबर्स मेरे स्ट्रॉन्ग थे थोड़े से। मुझे अकाउंटिंग समझ आती थी, मुझे फाइनेंस समझ आती थी, तो मेरे ग्रेड्स भी सब में अच्छे थे, सब में स्ट्रेट A's आया करते थे। तो बाकी जिन लोगों ने मशवरा किया कि मैं अपने मेजर्स कौन से चूज़ करूँ, सबने बोला यार तुम्हारे इतने अच्छे ग्रेड्स हैं अकाउंट्स में के अंदर, तो तुम फाइनेंस कर लो, अपना स्पेशलाइजेशन फाइनेंस में करो। तो मैंने 2-3 कोर्सेज फाइनेंस के ले लिए थे फिर इलेक्टिव्स। बट वो चूज़ करने के बाद समझ आया कि यार मज़ा तो इसमें नहीं आ रहा बिल्कुल भी। फिर उसे ये आई थिंक 6 सेमेस्टर की बात है मेरे। तो मैंने 6ठे सेमेस्टर के अंदर अपने जब कोर्सेज चूज़ किए थे, तो उसमें आइडेंटिफाइड कि नहीं फाइनेंस में तो दाल नहीं गलेगी। उसके साथ साथ मेरा कोर HR कोर्स है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो हर बच्चे ने पढ़ना होता है। तो मैं वो वाला कोर्स पढ़ रहा था। उस कोर्स में अब वैसे हमारा क्या मकसद होता है, मतलब जब हम कोई भी बच्चा पढ़ाई कर रहा हो तो ज़्यादातर बच्चों का ये मकसद होगा कि यार नौकरी मिल जाए आसानी से, पढ़ाई आसान हो, ग्रेड अच्छे आ जाएँ, और क्या चाहिए, बस यही बेसिकली मेरा मकसद है, ठीक है। या बाकी दोस्त क्या कह रहे हैं। तो बहरहाल ये भी तो होता है, दोस्तों की देखा देखी वही चीज़ चूज़ कर लेते हैं। तो मैं उसी चीज़ पे आना चाह रहा हूँ कि बहरहाल या तो आप दोस्त कि भाई तुम्हें मार्केटिंग कर रहे हो, 4 लोगों से आपकी अच्छी दोस्ती है, तो मैं ही मार्केटिंग में आ जाता हूँ। या फिर भाई नौकरी किस में मिल जाएगी जिसमें आसानी से नौकरी लगती है, अच्छा इसकी जॉब ज़्यादा है मार्केट के अंदर, ये वाली फील्ड चूज़ कर लेते हैं। तो बहरहाल फाइनेंस में इस वजह से भी टेंशन होती थी कि फाइनेंस का कंपटीशन यही होता था कि भाई BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस करके आ रहा है वो भी कंपटीशन में आएगा, जो ACCA पढ़ के आ रहा है वो भी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की जॉब्स कर रहा होगा, जो CA पढ़ के आएगा वो भी है, फिर ICM है, फिर पेप्फा है, बहुत सारी, फिर BCom है, वो सब कहीं ना कहीं फाइनेंस में ही जाता है। तो फिर उससे ये फील हुआ कि यार फाइनेंस वाली नौकरियाँ मुश्किल से मिलेंगी, इसलिए फाइनेंस से तो मुझे दूर हो जाना चाहिए। दूसरा, अच्छा फाइनेंस से दूर हो गया तो अब ऑप्शंस क्या बचते हैं मेरे पास। मैंने कहा मार्केटिंग हो सकता है, HR हो सकता है, या सप्लाई चेन हो सकता है। ये 2-3 ऐसे डोमेन ऐसे बचे थे जिसमें शायद मैं स्पेशलाइजेशन कर सकता था उस टाइम पे। तो आपने HR चूज़ हाँ, अब HR चूज़ क्यों किया, अब नौकरी, क्योंकि जहन में यही होता है ना कि यार पढ़ाई के बाद तो नौकरी करनी है। तो अब उसमें क्योंकि मैंने देखा यार HR की फील्ड के अंदर मेल्स कम होते हैं, ठीक है, जनरली वो फीमेल डोमिनेंट फील्ड है। तो फिर देन आई वाज लाइक यार कोई तो ऐसी नौकरी आएगी जिसमें उनको मेल स्पेसिफिक होगा, मतलब ज़्यादातर नौकरियाँ ऐसी होती हैं ना जो रिमोट लोकेशन पे है, वहाँ जाना होगा, तो वहाँ HR वाले बच्चे को जॉब आराम से मिल जाएगी। तो दैट वाज वन ऑफ द रीज़न कि यार स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है, मतलब मेल्स कम है, तो मैं अगर इस फील्ड में जाऊँगा तो हो सकता है एक्सेप्टेंस ज़्यादा हो, ठीक है। तो एक वो रीज़न था। दूसरा कहीं ना कहीं HR आसान लगी थी, क्योंकि ये आपकी अच्छी स्ट्रेटजी है कि आपने सोचा कि मैं अब जाता हूँ क्योंकि मेल्स कम है तो मिल सकती है। हाँ, तो ये ऑब्वियसली एक वो पीछे आपका पूरा एक माइंड था ना एक तरीके से। हाँ, कह सकती हैं आप इस चीज़ को कि भाई ये चीज़ एक दिमाग में ज़रूर आई थी कि यार लड़के कम है इस फील्ड के अंदर, जब कोई तो ऐसी कंपनियाँ होंगी ना जिनको सिर्फ लड़के चाहिए होंगे, या कोई ऐसी लोकेशन होगी। वरना मोस्टली यही होता है ना, जो जहाँ सब जा रहे होते हैं सब वहीं पर ही, बस हम भी वहीं पे जाएं उसी रास्ते पे। तो बस ये एक डिसीजन हुआ था। दूसरा फिर HR सब्जेक्ट बहुत आसान लगा था, और जिन टीचर से पढ़ रहा था वो एज अ टीचर भी बहुत अच्छी, मतलब मेरी मेंटोर, आज तक मैं उनसे सारी गाइडेंस ले रहा होता हूँ। तो बस वो एक शायद करियर चेंजिंग मेरा एक मोमेंट था। तो वहाँ से फिर मैंने HR चूज़ की। HR चूज़ की तो अल्टीमेटली पढ़ाई में आसान भी लगा था, मतलब इन्जॉय भी करना थोड़ा बहुत शुरू हो गया था। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं वो अपने आप को डिफरेंशिएट भी करने लग गया था इसी वजह से। तो बाय दैट टाइम आई स्टार्टेड HR। तो अगर आप ये कहते हैं कि मैं HR में आना मेरी चॉइस थी, तो चॉइस नहीं थी, ठीक है। तो और HR में रहना मेरी चॉइस है, शायद वो भी चॉइस नहीं है, वो भी वक्त खुद ही आपसे करवाता है चीज़ें। आप बहुत सारी कोशिशें कर रहे होते हो कि यार नहीं मैं ये ट्राई कर लेता हूँ, मैं ये ट्राई कर लेता हूँ। जब सही वक्त होता है तो वो कहते हैं ना वक्त से पहले नहीं, और मेरे ख्याल से नसीब से ज़्यादा नहीं, कुछ इस तरह की चीज़ होती है। तो बस वही चीज़ चल रही है। बस ये एक चीज़ है, आपकी स्टोरी सुन के ये आइडिया हुआ कि अगर आप सीखना चाहो तो आप हर चीज़ अचीव कर लेते हो। ऐसा ही है। तो मतलब दिस इज़
ऑल अबाउट कि यार आप खुद क्या चाह रहे हो अपनी ज़िंदगी के अंदर, आपका अपना क्या बेसिकली पाथ है, या क्या बेसिकली आप कितनी एफर्ट डाल रहे हो, जितना गुड़ डालते हैं उतना ही मीठा होता है। तो बस ये एक ऐसी चीज़ है। सही। अगेन आपकी फील्ड्स पे ही बात करूँगी, जैसे कि 8000 प्लस आप लोगों को मैनेज करते हैं, तो किस तरीके से कोई मुश्किल फेज़ आती है या किस तरीके से हैंडल करते हैं उसको? अच्छा देखिए, ऑब्वियसली मैं जो मेरे लाइन मैनेजर हैं भी और इन द पास्ट में इनको डायरेक्ट रिपोर्टिंग भी रही है। अच्छा, वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात कहते थे एचआर को लेकर ना। सिंस मैं J-Rod के साथ एसोसिएटेड हूँ, तो आपको ही पता होगा, बाकी ऑडियंस भी जानती होगी इस बारे में कि J-Rod की प्रोडक्ट लाइन क्या है, किस तरह के हमारे वो हैं। तो उन्होंने एक एग्जांपल मुझे दी थी कि यार अब लाइक ऑप्टिकली आप देखेंगे ना, तो बहुत सारे लोगों से पूछेंगे तो आपको ये लगेगा कि यार एचआर जो है ना बहुत आसान है, क्योंकि एचआर में करना क्या होता है, इंटरव्यूज़ करने होते हैं, थोड़ी बहुत जो है जॉब एड डाल दे तो इतने सारे लोग आपको फॉलो करना शुरू कर देते हैं लिंक्डइन के ऊपर। आसान नहीं होता। हाँ, तो एचआर तो असल मैं आपको उसी चैलेंज पे आ रहा हूँ कि एचआर मुश्किल क्यों है। देखिए, आप अगर आप एक्चुअल में एचआर की प्रैक्टिसेस इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहे होंगे ना, तो आपको आइडेंटिफाई होगा कि एचआर इज़ नॉट जस्ट हायरिंग, फायरिंग और मैनेजिंग पेरोल। एचआर इज़ वे बियॉन्ड दैट। वो किस तरह कि एचआर बेसिकली ये एक कांस्टेंट, जो भी बच्चा अगर बैचलर्स कर रहा होगा, मास्टर कर रहा होगा ना, उसने ये चीज़ ज़रूर पढ़ी होगी कभी ना कभी कि यार आपकी ह्यूमन रिसोर्स जो है ना वो कॉपी नहीं हो सकती। ठीक है, आपकी मशीनें कॉपी हो सकती हैं, एक जैसी मशीन बहुत सारी आती हैं, मोबाइल ऐसा मोबाइल 10 लोगों के पास और भी होगा। ठीक है, इसी तरह कोई और मशीनरी है तो मशीनरी भी हर कंपनी इंपोर्ट कर सकती है, हर कंपनी ये लगा सकती है। बट जो स्किल सेट इंसान होता है ना, इंसान यूनिक है, एक जैसे इंसान दो एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, शक्ल सेम होगी तो मे बी माइंड डिफरेंट होंगे, कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी ज़रूर होंगी जो डिफरेंट होंगी। तो थॉट प्रोसेस जब डिफरेंट होता है तो फिर आपको समझ आता है कि सबसे मुश्किल भी इसीलिए चीज़ है, क्योंकि मशीन तो आपको पता है ये फॉर्मूला है, मशीन ऐसे चल जाएगी, इंसान को चलाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो वो हमें एग्जांपल दिया करते थे और उनकी एग्जांपल ये होती थी कि यार जैसे भी J-Rod कोई भी एक प्रोडक्ट है, ठीक है, प्रोडक्ट बन रहा है, या बनने से पहले या बनने के बाद एक साथ मीटिंग होगी जिसमें फाइनेंस के हेड भी बैठे होंगे, जिसमें कॉस्टिंग के हेड भी बैठे होंगे, जिसमें डिज़ाइन के हेड भी बैठे होंगे, जिसमें सप्लाई चेन के हेड भी बैठे होंगे, और मार्केटिंग के हेड भी बैठे होंगे, सेल्स के हेड भी बैठे होंगे। ये सब बैठेंगे और बोलेंगे यार ये वाला जो कपड़ा है ना, ये कपड़ा, ये वाला सूट मेरे ख्याल से कोई 7,000 का बिक जाएगा। बोले अच्छा ये दूसरा वाला ये 6,000 का बिक जाएगा, तीसरा 6,500 का बिक जाएगा। इन्होंने कोई इस तरह करके प्राइसेस लगा दी, कपड़े को भेज दिया मार्केट के अंदर, मार्केट में आउटलेट्स पे गया, आउटलेट्स पे पहुंचा, उसके बाद वो कुछ बिका, कुछ नहीं बिका, कुछ जो बच गया उस पर सेल लग गई, वो बाद में निकल गया, ये कहानी सारी होती रही। अच्छा, ये काम तो आपने प्रोडक्ट के साथ कर दिया, प्रोडक्ट निकल भी गया, कोई बच भी गया, सब कुछ हो गया। मतलब यही काम आप इंसान के साथ करोगे कि हमने 4 बंदों के इंटरव्यूज़ किए हैं, इन 3 को ऑफ़र करनी है, एक को 70,000 दे दो, एक को 1 लाख दे दो, एक को 1,20,000 दे दो। ठीक है, बंदे आ गए, आने के बाद उसने उससे पूछा तुझे कितने में रखा, उसने बोला 1 लाख में रखा। एक्सपीरियंस के हिसाब से नहीं होता ये मैं सिर्फ आपको एज अ पर्सन आपको चीज़ बता रहा हूँ, अज्यूम करता हूँ 3 एक जैसे लोग हैं, बट एक की सैलरी करंट कम थी, एक की थोड़ी सी ज़्यादा थी, एक की लेस उससे ज़्यादा थी, तो उन्होंने कहा जो ज़्यादा वाले उसको ज़्यादा दे दो, जो कम वाले उसको कम दे दो। आने के बाद या एनुअल इंक्रीमेंट होते हैं आपके, इंक्रीमेंट की एक्सरसाइज के अंदर भी होता है, किसी को 10% मिल जाएगा, किसी को 15 मिल जाएगा, किसी को 20 मिल जाएगा इंक्रीमेंट। जब मिल जाता तो वो अपना इंक्रीमेंट देख के हो सकता है बंदा खुश हो, जब उसको ये पता पड़ेगा कि इसको इतना मिला है तो वो दोबारा जाएगा मैनेजमेंट के पास कि मुझे कम क्यों दिया, डिसअपॉइंट हो जाता है ना। ठीक है, तो ये काम कपड़ा कभी नहीं करता, इंसान करता है। हाँ। ठीक है, तो कपड़ा कभी वापस आके नहीं बोलेगा आपको कि यार आपने मुझे महंगा लगा दिया, आपने मुझे सस्ता लगा दिया, आपने मुझे मेरे पैसे ज़्यादा लगाए थे इसलिए मैं बिका नहीं, या आपने मेरे पैसे कम लगाए थे मैं इससे ज़्यादा का बिक सकता था। कपड़ा कभी नहीं बोलेगा आगे, या परफ्यूम कभी नहीं बोलेगा, इंसान हर बार बोलेगा। ठीक है, और जब पहली बार उसको मिल भी गया ना, उसके बाद भी वो बार बार आएगा कि नहीं यार पिछली बार मुझे इतना मिला तो अब इतना क्यों दिया। तो कहीं ना कहीं और इस चीज़ को मैनेज करने तो ह्यूमन रिसोर्सेज है। ठीक है, तो एचआर जब आपको ये चीज़ मैनेज करना आती है ना, तो फिर आप एचआर चला सकते हो। तो इट्स जस्ट अबाउट हैंडलिंग पीपल, और लोगों को हैंडल करना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। तो अगर आप ऐसे कर सकती हैं तो अल्टीमेटली दिस इज़ व्हाट एचआर इज़। तो अगर आप आसान समझेंगे तो खाली जॉब एड डालेंगे, उसके बाद हायरिंग करेंगे, पेरोल बनाएंगे, और बंदा जाएगा, उसके रिप्लेसमेंट फिर ढूंढेंगे, एचआर ये करता रहेगा। लेकिन इन रियल टर्म्स अगर आप बात करते हो, एचआर इज़ ऑल अबाउट मेकिंग श्योर कि आपका बिजनेस फंक्शन कर रहा है। क्योंकि एचआर जो है वो एक इनेबलिंग डिपार्टमेंट में आता है। इनेबलिंग डिपार्टमेंट का मतलब क्या, वो ये कि वो मेक श्योर करता है कि जो कंपनी जो फंक्शन कर रही है वो उसको ये मेक श्योर करे कि उसकी जो ह्यूमन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है ना, राइट बंदा हो, राइट जगह पे बैठा हो, राइट टाइम के ऊपर बैठा हो।
ये सारी चीज़ें, और उसकी मोटिवेशन भी पूरी हो, वो काम करने के लिए नीयत भी हो, वो खुश भी हो, और सारे काम उसके बाद वो कर सके। तो बेसिकली HR आपका ये वाला काम कर रहा होता है। सो दिस इज़ वाई HR इज़ वे डिफरेंट एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर फील्ड। ठीक है, बाकी सब दे आर मोर, मार्केटिंग भी कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि इट्स अबाउट मैनेजिंग पीपल, क्योंकि कहीं ना कहीं वो डिमांड क्रिएशन भी इंसानों पे जाके अप्लाई हो रही होती है। बट अदर एस्पेक्ट अगर मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, टेक्निकल प्रोडक्ट्स की बात करती है ना, तो वो कहीं ना कहीं वो मशीनों के ऊपर और प्रोडक्ट्स एक जैसे चल रहे होते हैं, इंसान कभी भी एक जैसे नहीं होता। दिस इज़ वाई यू नीड अ स्ट्रॉन्ग स्किल सेट इन HR कि आपको वो चीज़ें समझ आ सकें। तो ये है। जैसे अच्छा, HR को क्या सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है जब बिजनेस ग्रो हो रहा होता है, कंपनी ग्रो हो रही होती है? बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, बोनसेस अच्छे मिलते हैं, तो जस्ट किडिंग। देखिए, HR बेसिकली उसका मकसद क्या होता है? एम्प्लॉयर ब्रांडिंग। ठीक है, हमारे एम्प्लॉयर की पोजीशनिंग अच्छी होती है, क्योंकि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जो, अगर आप उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज़ करें तो आपके जो अच्छे नंबर्स आते हैं, अच्छा बेनिफिट आ रहे होते हैं, एम्प्लॉयर अगर अच्छा प्रॉफिट आ रहा होता है, तो एम्प्लॉयज़ के जो बेनिफिट्स होते हैं कहीं ना कहीं उसके ऊपर वो चीज़ें रिफ्लेक्ट कर रही होती हैं। एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट पे रिफ्लेक्ट अच्छी चीज़ें कर रही होती हैं, तो फिर कहीं ना कहीं आपकी रिटेंशन अच्छी हो जाती है, मतलब बंदे छोड़ के जाने वाले कम होते हैं, जिनकी आने की ख्वाहिश होती है कंपनी में, यार इस कंपनी को हमें जाके काम करना चाहिए इसमें, तो उनकी ख्वाहिश ज़्यादा होती है। तो बेसिकली पीपल आर आफ्टर यू के यार इस कंपनी की जगह बन जाए। तो एम्प्लॉयर ब्रांडिंग का जो एक एलिमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होना शुरू हो जाता है। यू बिकम एन एम्प्लॉयर ऑफ चॉइस। तो अगर आप उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज़ कर सकें, तो कहीं ना कहीं ये ऐसी चीज़ ज़रूर है। तो अल्टीमेटली अगर कंपनी, इफ द कंपनी इज़ परफॉर्मिंग वेल, तो दिस इज़ हाउ इट कम्स डाउन टू द लेवल ऑफ एम्प्लॉय। तो एज एन HR हमारा काम भी यही होता है कि मेक श्योर करें कि अगर कंपनी अच्छा कर रही है तो एम्प्लॉय लेवल के ऊपर भी अच्छे रिजल्ट आना शुरू हों, कि उनका भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है। सो अच्छा, आपने जैसे बात की थी जेनजीज के बारे में, तो मैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करूँगी कि अब जैसे आपने 7-8 सालों से कर रहे हैं HR की जॉब, तो उसके मुकाबले में जबकि जो इंटरव्यूज़ होते थे अब थोड़ी सी चेंजेस आ गई है बहुत सारी, तो जेनजीज की बात करेंगे तो उनकी आप इंटरव्यूज़ आप लेते होंगे, तो उनका क्या बिहेवियर होता है? मोस्टली ये होता है कि वो शार्प माइंड तो होते हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस जो आने के बाद होती है, वो उनकी परफॉर्मेंस में क्या रिजल्ट मिलता है आपको? अच्छा, देखिए, इट्स नॉट जस्ट अबाउट टेकिंग इंटरव्यूज़। मैं बेसिकली जेनजीज़ को पढ़ा भी रहा होता हूँ, तो मेरी क्लास सारी जेनजीज़ हैं, क्योंकि अभी वो जो बैचलर्स कर रहे हैं तो सारे उसी जनरेशन के हैं, तो उनसे इंटरेक्शन भी रहता है। और थोड़ा सा डिफरेंट ब्रीड ज़रूर है, बट इट्स नॉट लाइक कि जेनजीज़ नेवर एग्जिस्टेड। जेनजीज़ वर ऑलवेज देयर। ठीक है, मतलब इट्स अ माइंड सेट जिसकी हम बात कर रहे होते हैं ना। देयर वर पीपल जो इस तरह की सोच रखते होंगे आज से 50 साल पहले भी। ठीक है, जिनका कि भाई उनको अगर कुछ भी बोला गया मैं सुनूंगा नहीं, उठ के चले गए। ठीक है, दिस इज़ नॉट हाउ आई एम सपोज टू वर्क। तो इस तरह के लोग हमेशा एग्जिस्ट कर। अब आप ये कह सकते हैं कि अब इन जनरल ये एक एक्सेप्टेंस हो चुकी है, और विच इज़ अ राइट वे। मतलब स्कोल्डिंग पीपल, उनको डांट डपट के, गाली गलौज के साथ लोगों को चलाना, तो दिस इज नॉट हाउ यू शुड बी मैनेजिंग पीपल। ठीक है, सिमिलरली आप दूसरे जो एलिमेंट्स की बात करते हैं, जिन चीज़ों की जनरली आपको बात कर रहे हैं, मैं बेसिकली मिलेनियल हूँ खुद, और जो मेरे अपने सीनियर्स भी हैं, बेबी बूमर्स वगैरह भी हैं, तो वो लोग भी अगर जो इस चीज़ में रह कर गए हैं, तो उनका पहले थॉट प्रोसेस ये होता था कि यार एक जो, अगर मेरे दादा परदादा की उसमें मैं जाऊँ, तो उनका एक माइंडसेट ये होता था कि यार एक नौकरी करनी है और रिटायर वहीं होना है। ठीक है, पहले ये माइंडसेट था। उसके बाद जनरली जो मेरे पेरेंट्स वाले उस पर आया, तो उस पर कहीं ना कहीं आया था कि यार बस ज़िंदगी में 3-4 नौकरियाँ बहुत है, ऐसा नहीं कि हर थोड़े दिन। फिर हमारी अपनी वाली क्या है, 3-4 साल, 2-3 साल, 4 साल, ये वाली एवरेज नहीं। अब आपको ये 6-8 महीने, साल, 1.5 साल, ये जनरली एवरेज नहीं हो रहा है। अच्छा, ये एवरेज टेन्योर क्यों है? नंबर 1, द रियलाइजेशन के मार्केट जिस तरह एम्प्लॉयर लाइक हमेशा अपना प्रॉफिट की बात कर रहे होते हैं, तो मतलब दिस इज़ अ कमर्शियल वर्ल्ड। ठीक है, तो एक कैंडिडेट के लिए भी इट्स अ राइट वे ऑफ फाइंडिंग गुड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हिम। अगर एम्प्लॉयर उसकी कोई नीड्स है, मतलब मेरे पास बहुत दफ़ा ऐसा भी आता है, मतलब मेरे साथ जो लोग इंटरव्यूज़ भी कर रहे होते हैं, काफ़ी बार ये भी होता है कि यार आपके तो 6-6 महीने में स्विचेस हैं, 8 महीने में स्विच हैं, साल में एक आपने स्विच कर दिया दोबारा से, लेकिन उसका अल्टीमेटली अगर वो स्विच करके दूसरी नौकरी पर जा रहा है और वो ग्रोथ ले रहा है, तो इसका क्या मतलब है, जो उसके पुराने एम्प्लॉयर ने उसके साथ जस्टिस नहीं किया। ठीक है, अगर कोई बंदा मेरे पास 4 स्विचेस के बाद अल्लाह सपोज की सैलरी 1 लाख रुपए है, 1,20,000 रुपये भी करेंटली काम कर रहा है, और मैं विलिंग हूँ उसको 1.5 लाख रुपये ऑफर करने के लिए, और मैं उसको आइडेंटिफाई भी करता हूँ यार अच्छा पोटेंशियल है, इट मीन्स कि उसके अपने एम्प्लॉयर ने आइडेंटिफाई नहीं किया कि उसका पोटेंशियल ही है। ठीक है, तो अगर वो बंदा सर्वाइव नहीं करा उस कंपनी के अंदर, तो इसमें उस बंदे से ज़्यादा उस कंपनी का फॉल्ट है।
ठीक है, उसके एचआर का फॉल्ट है, उस कंपनी का फॉल्ट है कि यार इस बंदे को रिटेन करना मेरा फ़र्ज़ था। अगर वो मेरे लिए वर्थ इट था तो अल्टीमेटली आई शुड हैव आइडेंटिफाइड कि यार ये मेरा की बंदा है, इसको मुझे इसकी मार्केट वर्थ भी इसकी मीट होनी चाहिए, इसके अलावा इसकी बाकी नीड्स हैं वो भी फुलफिल होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं थिंग्स गो फ्रॉम दैट वे कि मतलब कहीं ना कहीं एम्प्लॉयर की अपनी लैकिंग होती है। हम मतलब ऑब्वियसली एक थोड़ा रिस्पेक्टफुल एलिमेंट होता है कि आपने बाकी में कंपनी ऐसा सोचती है कि अगर एक्सपीरियंस बहुत कम है सीवी में, तो वो ये सोचती है जैसे कि आप बता रहे हैं पूरा कि देखिए मे बी के कंपनी का अगेन मैं आपसे ये कह रहा हूँ ना, हम वी ऑल आर ह्यूमंस, हम सबकी सोच डिफरेंट होती है। तो जो एज़ पर माई अंडरस्टैंडिंग जो विच शुड बी अ करेक्ट वे ऑफ थिंकिंग, तो आई एम ट्राइंग टू सी इट फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव। ठीक है कि अगर आप कोई बंदा अगर कोई छोड़, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए छोड़ के जा रहा है कोई और उसको ज़्यादा पैसे दे रहा है तो छोड़ के जा रहा है ना, उससे ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी, उससे ज़्यादा बेहतर बेनिफिट्स दे रहा है, टाइटल बेहतर दे रहा है, तो मतलब उसकी मार्केट थी इतने की। मतलब अगर फॉर एग्जांपल आपको प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती हैं एंड यू फाइंड आउट कि यार देयर आर पीपल विलिंग टू पे $150 फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो क्या आप उसको $100 में बेचेंगे? नहीं बेचेंगे ऑब्वियसली। तो फिर कोई बंदा अपनी सर्विसेज कम में क्यों दे रहा है? ठीक है, तो उसकी मार्केट वर्थ है, उसने रियलाइज़ कर लिया उसकी मार्केट वर्थ है, या तो आप दे दो वरना कोई और देगा। ठीक है, तो दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ इकोनॉमिक्स वर्क कि आपका सप्लाई डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट। तो अगर आपकी डिमांड अच्छी है तो अल्टीमेटली आपकी प्राइस भी ज़्यादा होगी, और प्राइस ज़्यादा है तो जो देगा प्राइस अल्टीमेटली यू विल गो एंड वर्क देयर। सो दिस इज प्राइस डजंट मीन कि आपकी सैलरी, प्राइस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल एलिमेंट्स के वो आपकी सैलरी, आपके बेनिफिट्स हैं, आपका टाइटल है, आपकी जॉब लोकेशन है, आपके बाकी बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम है कि वर्क फ्रॉम ऑफिस है, इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कलेक्शन है इस बेसिकली पैकेज की। तो वो आइडेंटिफाई करना वो ज़रूरी होता है, बस बेसिकली ये चीज़ है। सही है। अच्छा, टैलेंट डेवलपमेंट में किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस होता है, माइंडसेट, लीडरशिप या स्किल्स? देखिए टैलेंट डेवलपमेंट का मतलब अगर आप कहेंगी ना तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है, अच्छा डेवलपमेंट डजंट मीन के एचआर के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है सक्सेशन प्लानिंग का। जिस तरह मैं बात कर रहा था ना कि यार आपकी की पोजीशन थी तो आपको मेक श्योर करना था वो बंदा ना जाए आपके पास छोड़ के। तो जब वो आप की पोजीशन आइडेंटिफाई कर लेते हैं ना, तो आपको उन पोजीशन, क्योंकि क्रिटिकल पोजीशन है, आपने मेक श्योर कर लिया बंदा आपके पास से छोड़कर ना जाए, हमेशा सारी ज़िंदगी आपके पास रहेगा। बट ज़िंदगी का भी तो भरोसा नहीं है ना, खुदा न खासा कल को उस बंदे को कुछ ऐसा हो गया कि वो आपके साथ काम ना करे तो आपके पास बैकअप क्या है? तो सक्सेशन प्लानिंग होती है। ठीक है, तो टैलेंट डेवलपमेंट की आप बात करते हैं ना, तो आप जो फॉर एग्जाम्पल एक आपके पास रिटेल या सेल्स के हेड हैं, तो यू वुड बी रिक्वायरिंग पीपल जो कल को अगर वो ना हो तो उनके बैकअप में कोई लोग हो, तो आप उनको ट्रेन करते हो कि यार इस पोजीशन में पहुंचने के लिए क्या क्या स्किल सेट रिक्वायर्ड है। ठीक है, जो स्किल सेट रिक्वायर्ड होते हैं फिर आप आइडेंटिफाई करते हो कि उस बंदे के अंदर कौन सा स्किल सेट है। ठीक है, मे बी वो लीडरशिप में अच्छा हो या ना हो, मे बी वो कमर्शियल सेंस उसका ज़्यादा अच्छा हो, मे बी ना हो, मे बी पीपल मैनेजमेंट या कोई भी और दूसरे ऐसे एरिया में बिहेवियरल इशूज़ हों या वर्क परफॉर्मेंस रिलेटेड इशूज़ हों, कोई भी ऐसे आपको लगता है यार ये गैप आ सकता है इस पोजीशन पे लेके जाने के लिए, तो आप वो तैयार आप उस एरिया को आइडेंटिफाई करते हो कि यार ये ऐसा एरिया जो वीक एरिया है, इस पे काम करूँगा तो ये कल को आज से 2 या 3 साल बाद इस पोजीशन के लिए तैयार हो सकता है। ठीक है, तो जब आप ये वाला काम करना शुरू करते हो तो ये दिस इज़ हाउ यू डेवलप टैलेंट। ठीक है, तो ये सक्सेशन प्लानिंग में भी लिंक हो जाता है, इससे कंपनी भी सिक्योर हो जाती है कि कल को खुदा न खासा अगर वो पोजीशन नहीं रहती है या फिर उनको एक कोई और बेहतर अपॉर्चुनिटी आ गई और उन्होंने कहा मैं अपना काम कर रहा हूँ तो मैं क्यों नौकरी करूँ। ठीक है, तो कल को फिर यू वुड बी नीडिंग पीपल, तो आप बाहर से बंदा लेकर आओगे तो आपको ज़रूरी तो नहीं है प्लग एंड प्ले हो, गैप्स तो बहुत सारे तब भी आ सकते हैं। तो आप इस बंदे को अगर अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके डेवलप कर रहे हो उस पोजीशन के ऊपर, तो आपके लिए वो चीज़ फ़ायदेमंद हो सकती है। अच्छा, आपके लिए जैसे आपका एक्सपीरियंस है तो उसके हिसाब से बताएं कि सीवी ज़्यादा मैटर करती है या इंटरव्यू? अच्छा देखिए, मैं जनरली जिससे मैंने टीचिंग की 2-3 बार एग्जांपल भी दी आपको, मैं थोड़ा डिफरेंट सोच रखने वाला आदमी हूँ। हाँ, तो मैं आई डू नॉट बिलीव इन एग्ज़ाम्स। मेरे एग्ज़ाम्स या मेरे स्टूडेंट से पूछेंगे, मेरे एग्ज़ाम्स ओपन बुक होते हैं, ओपन इंटरनेट होते हैं, आप इंटरनेट चलाएँ, आप AI यूज़ करें, आप एग्ज़ाम सॉल्व करके दें मुझे। बिकॉज आई जनरली बिलीव कि आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जब आप यहाँ से निकल भी जाओगे तो रिसोर्सेज ख़त्म थोड़ी हो जाएंगे, इंटरनेट तब भी आपके पास होगा। ठीक है, तो मतलब उस टाइम पे क्या, उस टाइम पे उन 3 घंटों में आपको क्या क्या याद आ रहा है उसको मुझे थोड़ी टेस्ट करना है। ठीक है ना, मुझे आपका डाटा टेस्ट करना है, मुझे ये चीज़ें टेस्ट नहीं, मुझे तो ये टेस्ट करना है कि जो नॉलेज अवेलेबल है क्या आप उसको यूज़ कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, चाहे आपके दिमाग में हो, चाहे इंटरनेट पर पढ़ी हो, कहीं भी पढ़ी हो। तो वो जब ये चीज़ें अगर आपको, तो दिस इज़ हाउ आई सी द वर्ल्ड। ठीक है, तो क्योंकि जब वो जॉब मार्केट में जाके बैठा होगा तो कल उसको अगर कोई काम करना है
इंटरनेट बंद तो नहीं होगा ना, उसके बाद मोबाइल में चला लेगा यार, कुछ उसको सर्च करना है यार यूट्यूब पे वीडियो, तो मैं तो यूट्यूब पे अलाउ करता हूँ कि भाई आप वीडियो देख के, अगर मैंने आपको क्वेश्चन दिया है यूट्यूब की वीडियो देख के सॉल्व कर दो, आप एआई पे अपलोड करके सॉल्व करवा के दे सकते हो, करवा के दे लेकिन ये तो आप सोचते हैं ना ऐसा। तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि देन दिस इज एग्जैक्टली हाउ जेन ज़ीज सी द वर्ल्ड एज वेल, कि मतलब आप अलाइन कर जाएंगे, अब वो ये सुनेंगे इस बात को तो वो बोलेंगे यार हाँ ऐसे ही तो होना चाहिए, बल्कि शायद कल को अपने टीचर को जाकर चैलेंज करना है, सर आपने रट्टा क्या चेक करना है, हमें जब जॉब मार्केट में जाएंगे हमारे पास इंटरनेट नहीं होगा, अब दे हमें इंटरनेट, तो हो सकता है कि एक दूसरा इशू स्टार्ट हो जाए इससे, लेकिन इवन देन दिस इज हाउ आई सी द वर्ल्ड, बट देयर वुड बी अदर पीपल, हो सकता है 5-10 ईयर 15 ईयर्स डाउन द लाइन पीपल स्टार्ट टू सी द वर्ल्ड फ्रॉम दिस एंगल एज वेल। ठीक है, तो जो आपकी बात थी कि सीवी मैटर करती है, इंटरव्यू मैटर करता है, आई जनरली डू नॉट बिलीव इन टेकिंग इंटरव्यूज इवन, अगर मुझसे आप पूछती हैं तो आपने अगर बंदे को असेस करना है, उसको 3 दिन या 2 दिन बैठा के काम देते हैं, अब उन 2 दिन की कॉम्पनसेशन दें उसको कि यार जो मे बी वो करंट सैलरी ले रहा हो, या आपको लगता है ये जस्टिफाइड, आप अग्री करो कि भाई मैं आपसे 2 दिन काम करवा के देखूंगा, आप सही कर रहे हो, अब लेट दैट पर्सन डू द वर्क, एक्सप्लेन कि यार ये चीज़ करनी है, ये करनी है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, एंड लेट दैट पर्सन डू द वर्क। इससे बेहतर असेसमेंट आई थिंक मेरे हिसाब से इंटरव्यू एक इज़ ऑल अबाउट असेसिंग कम्युनिकेशन। ठीक है, इंटरव्यू इज़ नॉट अबाउट असेसिंग द स्किल सेट, वो आपकी कम्युनिकेशन, जो अच्छा बोल जाएगा वो इंटरव्यू पास कर जाता है, जो अच्छा नहीं बोल पाता वो इंटरव्यू फेल कर जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा कम्युनिकेशन की असेसमेंट ज़्यादा होती है, यार आप कितना अच्छा बोल रहे हो, या कितना अच्छा प्रेजेंटेशन है आपकी, कितना अच्छा आप अपना वो कैरी कर रहे हो ड्यूरिंग द इंटरव्यू, तो उससे ज़्यादा अगर मतलब करना हो इंटरव्यू के बाद क्या करना है, उसने काम करना है, तो काम करवा के चेक कर लो यार कि वो कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, तो वो आई थिंक इज हाँ ऑब्वियसली, बट दिस नॉट प्रैक्टिकल इन एवरी केस, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी ऑन जॉब होते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए 2 दिन काफ़ी नहीं होते अपने आप को प्रूव करने के लिए, वो दे माइट, तो ऑब्वियसली कुछ प्रैक्टिकलिटीज आती है, तो इसलिए इंटरव्यू इज़ वन वे ऑफ आइडेंटिफाइंग या असेसिंग कि यार क्या ये बंदा उस जॉब के ऊपर काम कर जाएगा नहीं कर जाएगा। ठीक है, बट जनरली आई डो नॉट बिलीव इन टेकिंग इंटरव्यूज़, या वो कोई और बेहतर तरीका हमारे पास इस वक्त मौजूद नहीं है, ये ट्रायल हो सकता है। अगर आप मुझसे पूछती हैं तो जनरली मैं तो लॉन्ग टर्म के अंदर दुनिया को भी थोड़ा डिफरेंट एंगल से देख रहा हूँ, मैं तो ये देख रहा हूँ कि शायद एम्प्लॉयमेंट ही नहीं होगी इन द लॉन्गर रन। ठीक है, एक बंदा 4 कंपनीज़ में एक साथ काम कर रहा होगा, जो आप अभी भी देख रही हैं, जो अपवर्क है, फाइवर है, इसके ऊपर लोग जो काम कर रहे हैं वो किस तरह मतलब अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर है तो ज़रूरी नहीं है जेरॉड का ग्राफिक डिज़ाइनर सिर्फ जेरॉड के लिए काम करें, तो हो सकता है खाड़ी के लिए भी कोई बंदा काम कर रहा हो, आइडियाज़ के लिए भी कर रहा हो, ज़रूरी नहीं है एचआर का बंदा सिर्फ जेरॉड भी तो कर रहे होते हैं, तो इन द लॉन्गर रन आई सी कि शायद एम्प्लॉयमेंट ही ना हो। ठीक है, तो देयर माइट बी अ टाइम के लोग कस्टमाइज एम्प्लॉयमेंट हो गया, शुरू के 2 घंटे सुबह जेरॉड में काम करेगा, शाम के 3 घंटे खाड़ी जाएगा, कंसल्टेंसी एक तरीके की सॉर्ट ऑफ। अच्छा, आप अप्रोच कहाँ से करते हैं, मोस्टली लिंक्डइन से या कोई और प्लेटफॉर्म है कैंडिडेट्स को? जी देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप लिंक्डइन से अप्रोच करें, पोजीशन टू पोजीशन वेरी करता है, अगर आपने ड्राइवर्स ढूंढने आप लिंक्डइन पे जॉब डालने का फ़ायदा नहीं है उसका। ठीक है, सो यू माइट हैव टू, या तो एक बड़ा सा अपनी फैक्ट्री के पास लगाना पड़ेगा, ड्राइवर्स की बढ़ती जा रही है, ठीक है, या जो बस स्टॉप्स होते हैं या गाड़ियों के अड्डे होते हैं आप वहाँ जाके ढूंढेंगे, या रेफरल पे जाएंगे, या जो आपके पास ऑलरेडी ड्राइवर्स काम कर रहे होते हैं आप उनको बोलते हैं कि जानने वालों को दो, आप उनकी टेस्टिंग करो, सही कर रहे हैं तो उनको ऑनबोर्ड करो। सो पोजीशन टू पोजीशन वेरी करता है मे बी, क्योंकि जो बहुत सीनियर पोजीशन होती हैं, मे बी आप किसी कंपनी में सीईओ है तो उसके बाद इतना टाइम नहीं वो बैठ के लिंक्डइन ब्राउज कर रहा है। हाँ। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं उनसे कोशिश करके उनका या तो कॉन्टैक्ट नंबर निकालना पड़ेगा, कॉल करनी पड़ेगी, सर आप इंटरेस्टेड हैं, हम इस तरह की पोजीशन है, वो कॉन्टैक्ट नंबर निकालने के लिए आपको ज़रूरी नहीं उसी बंदे से मांगे, आप 4 और कनेक्शन में भी निकाल सकते हैं, उनका नंबर मुझे मिल सकता है। सो दिस इज़ हाउ यू अप्रोच पोजीशन। जो कंपनीज होती हैं वो ज़्यादातर तो लिंक्डइन पे ही लेकिन आप लिंक्डइन पे जॉब पोस्ट देख रही होंगे ना, ज़्यादातर उस तरह की पोस्ट होती हैं जो लिंक्डइन की ऑडियंस को टारगेट करती हैं, इंगेज रखने के लिए भी होती है, सॉरी इंगेज रखने के लिए भी होती है कि यहाँ पे हायरिंग हो रही है, जो कि नहीं हो रही होती है, बट ये होता है कि इंगेज रखने के लिए ऑडियंस को कि इस कंपनी में हायरिंग हो रही है, ताकि लोग अप्रोच करें और थोड़ी इंगेजमेंट और बढ़े। अच्छा देखिए, इंगेज रखना शायद इज़ नॉट द राइट वर्ड, बट मैं इसको ये ज़रूर कहूँगा कि फ्रॉम दी एचआर पर्सपेक्टिव बहुत बार एचआर के लोग जॉब एड प्रोएक्टिव होकर डालते हैं, कि जिनको लगता है कि यार मेरे पास फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी में ये 15 क्रिटिकल पोजीशन हैं, ठीक है, इन 15 में से 13 के लिए मेरे पास डाटा बैंक अवेलेबल है कि कल आगे पीछे होता है मेरे फ़ौरन से कैंडिडेट्स मिल जाते हैं, बाकी 2 का नहीं है, तो वो अपने पास डाटा बैंक ज़रूर बना रहे होते हैं कि यार अब कल को जैसे कि कोई इस तरह की पोजीशन आती है तो मेरे पास ऑलरेडी रेडीमेड पूल है, हो सकता है उस टाइम पर पोजीशन ना हो, बट कैंडिडेट पूल ज़रूर बना के रखते हैं, फिर पोजीशन आती है तो फिर उसमें निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये एक ज़रूर साइकोलॉजी होती है कि यार ज़रूरी ना हो उस टाइम पर पोजीशन हो।
तो रिक्रूटर्स ये करते हैं नेक्स्ट डे या आगे कभी फ्यूचर में ऐसा। अब need लेकिन हो तो फ्यूचर वो direct में उनको- सीवी की भी एक लाइफ लाइन होती है ना, सही है। क्योंकि 6 महीने साल के बाद वो सीवी पुराना हो गया, उसकी ना बंदे की सैलरी सेम रहती है ना उस बंदे की हो सकता है उसने जॉब सर्च कर दी हो सकता है उसका टाइटल प्रमोशन हो गया हो, तो कुछ भी हो सकता है ऐसा ही चीज़। तो इसलिए 6-8 महीने साल के बाद नॉर्मली वो फिर दोबारा फ्रेश डाटा बैंक बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। सही है। तो दिस इज हाउ द साइकिल कीप्स गोइंग। सही है। अच्छा, जैसे कि जो हायरिंग जब हो रही होती है तो मोस्टली ये मेरा पर्सपेक्टिव है, मुझे अगर आप क्लियर कर दें ये चीज़ कि नंबर ऑफ़ काउंट पूरे करने के लिए हायरिंग हो रही होती है, मतलब इंटरव्यूज़ के लिए लाइन अप कर रहे होते हैं या पहले से डिसाइड होता है पीछे से कि अच्छा इस बंदे की हमने इंटरव्यू वो करना है, आगे इसको लेके जाना है, तो या फिर सिर्फ ये दिखाने के लिए होता है कि अच्छा आज के दिन हमने इतने टारगेट किए हैं। अच्छा नहीं, देखिए मसला परसेप्शन का है, क्योंकि और ये शायद कैंडिडेट्स के लिए भी एक दो काम की बात है जो मुझे लगता है मुझे करनी भी चाहिए। देखिए, जिस तरह कैंडिडेट्स को नौकरी की ज़रूरत होती है ना, इस तरह कंपनीज़ को कैंडिडेट्स की भी ज़रूरत होती है। कभी भी आपको अगर कोई इस तरह की अपॉर्चुनिटी का मौका मिले कि यार आप अपने बिजनेस को 2 या 3 टाइम से ग्रो कर दें, तो कभी भी कोई बंदा बोलेगा नहीं मुझे नहीं करना ग्रो, मैं इतना में काम चलाऊँगा। दे विल बी हैप्पी टू डू इट, राइट। अच्छा, बिजनेस ग्रो करने का मतलब ये आपकी एम्प्लॉयमेंट भी ग्रो हो रही है, ठीक है, आपकी एम्प्लॉयमेंट भी ग्रो हो रही है, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं नौकरियाँ भी चल रही हैं, सारी चीज़ें, मतलब HR का काम भी बढ़ रहा है, जॉब एड भी बढ़ रहे होंगे, सारी चीज़ें। तो जिस तरह कैंडिडेट्स को नौकरी की ज़रूरत होती है, इस तरह हमेशा कंपनीज़ को अच्छे कैंडिडेट्स की भी ज़रूरत होती है, ठीक है। अच्छा, अच्छे कैंडिडेट्स है व्हाट आई मीन, मसला क्या होता है आपके पास, हम कोशिश करते हैं यार ये जो नौकरी है ना इसके ऊपर बस मैं ही बंदा हूँ और कोई इनके पास बंदा हो ही नहीं सकता, ठीक है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है अगर आपको इंटरव्यू की कॉल नहीं आई, क्योंकि हमारे पास एज एन HR कोई एक नॉर्मल एवरेज पोजीशन होती है ना, और अच्छा एम्प्लॉयर होता है, कोई डिसेंट एम्प्लॉयर भी होता है। अगर वो जॉब एड डालता है ना तो एक पोजीशन के अगेंस्ट अप्रॉक्सीमेटली उसको भी आराम से 250 से 300 CVs आते हैं, ठीक है। अब उनमें से बंदा कितना है उन्होंने एक, बाकी 299 क्या है, वो बोलेंगे हमें तो रखा ही नहीं उन्होंने, ठीक है। तो इसलिए आपको जनरली मार्केट से जो इन्फॉर्मेशन आती है ना वो ऐसे ही लगता है यार ये तो बंदे रखते ही नहीं है, कितना रखेंगे, एक पोजीशन पे एक बंदा रख लेंगे। तो अब आपको नहीं रखा गया, इट डजंट मीन कि उन्होंने किसी बंदे को नहीं रखा, ठीक है। और आपको नहीं रखा, इट डजंट मीन कि यू आर नॉट अ गुड कैंडिडेट, ठीक है। दे ओनली नीडेड वन, मे भी होता था उनके पास 4 पोजीशन होती तो आपका नंबर आ जाता, ठीक है। तो दे ओनली नीडेड वन, तो इस वजह से कहीं ना कहीं जो उनको ज़्यादा इशू होता है, जो चैलेंज आता है वो ये वाला चैलेंज आता है। मार्केट में लगता है HR वाले जो है नौकरियां अब उनके अपने जान पहचान वालों को लगवा देते हैं, ऐसे कर देते हैं वैसे कर देते हैं, बल्कि इनफैक्ट हमसे ज़्यादा शायद कोई क्योंकि एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हम लोग कैरी कर रहे होते हैं अपने शोल्डर्स के ऊपर, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत सारी होती हैं हमसे, उनको लगता है HR वाले जो है भगवान है, ठीक है, इनको आज लिंक्डइन में मैसेज करेंगे कल हमारी नौकरी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिकली ये हमारा बहुत बड़ा पेन पॉइंट है, क्योंकि लाइक वी ऑल्सो वांट टू हेल्प पीपल, मतलब जहाँ तक हो सकता है, जहाँ तक हम लेकर जा सकते हैं, हम एट मोस्ट क्या करवा सकते हैं, अगर कैंडिडेट की प्रोफाइल उस पोजीशन के हिसाब से कहीं ना कहीं फिट इन हो रही है तो हम उसका इंटरव्यू ज़रूर करवा सकते हैं। अब इंटरव्यू के अंदर आने के बाद उस बंदे का ड्यूरिंग इंटरव्यू कैसी परफॉर्मेंस रहती है वो, और बाकी उसके कॉम्पिटिशन, उसका इंटरव्यू हो सकता है बहुत अच्छा हो, लेकिन उसके बाद जो बंदा है, उससे पहले जो बंदा है उसका बहुत बहुत अच्छा हो गया हो, ठीक है। सो अल्टीमेटली इट डजंट मीन कि वो कैंडिडेट रिजेक्ट होने वाला कैंडिडेट है। हमारे लिए जो एक ही कैंडिडेट रख सकते थे, उन दोनों में ज़्यादा बेहतर लगे उसको रख लिया। तो दिस इज़ वाई कहीं ना कहीं हम फंसते भी हैं, और लिटरली मतलब एक पोजीशन में हमारी कोशिश होती है 4 से 5 इंटरव्यूज़ करवाओ और एक बंदे को ऑनबोर्ड करवाते हैं। तो हम CV, इसलिए CV ज़्यादा मैटर कर जाती है, जो आपका पहला वाला सवाल था। ये CV की बेसिस पे हम कोशिश करते हैं कि हम शॉर्टलिस्ट करें जो बंदा चाहिए। उसमें भी ज़्यादा मैटर क्या करते हैं कि यार आपका करंट टाइटल क्या है, ठीक है, करंट ऑर्गेनाइजेशन क्या, हम वो डिपेंड करता है पोजीशन टू पोजीशन। ये एक चीज़ बता दें कि CV में सबसे ज़्यादा फोकस किस चीज़ में किया जाता है हायरिंग करते वक्त? देखिए, अब वो डिपेंड करता है हम पोजीशन कौन सी हायर कर रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसी होंगी जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक होती हैं, जो अगर टेक्सटाइल का मुझे मशीन ऑपरेटर हायर करना है या प्रोडक्शन का हेड हायर करना है, तो वो अल्टीमेटली मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बंदा देखूंगा। मैं मतलब आउट ऑफ द गाड़ियों की इंडस्ट्री का बंदा मैं टेक्सटाइल में नहीं लगा सकता, ठीक है। बट HR का हेड हो सकता है चल जाए, फाइनेंस का हेड हो सकता है चल जाए, मार्केटिंग शायद चल जाए, शायद ना चले, कहीं नहीं वेरी करता है डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, ठीक है। बट जनरली मैं कहता हूँ कि भाई अज्यूमिंग के मैं एक प्रोडक्शन का हेड हायर कर रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले तो उसका करंट टाइटल क्या है, करंट रोल क्या है, वो मैटर करता है, ठीक है। दूसरा उसके अलावा किस ऑर्गेनाइजेशन में उसका एक्सपीरियंस रहा है, ये भी मैटर कर रहा होता है, क्योंकि अगर लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन है
तो हमें लार्ज स्केल बैकग्राउंड रहा है तो कहीं ना कहीं वो असिस्ट करता है. इट्स बेसिकली सिंपल. इसको आप उससे भी लिंक कर लें कि बहुत सारे लोग ये कह रहे होते हैं ना कि यार आप बड़ी यूनिवर्सिटीज़ को वो देते हैं, बायस होती हैं कंपनीज जो हैं, IBA का बच्चा होगा उसको रख लेंगे, लम्स का होगा उसको रख लेंगे, कोई छोटी यूनिवर्सिटी से कोई बंदा मिड ईयर या थर्ड ईयर यूनिवर्सिटी से आएगा उसको आप रखेंगे नहीं. इट्स नॉट द बायस इन द माइंड सेट ऑफ द HR पर्सन. इट्स सिंपल. आप ह्यूमन साइकी है. आपको ही मैं अगर ऑप्शन देता हूँ कि आप यार इस जगह पे जाएंगे आपको 15 कैंडिडेट से मिलेंगे, आपको एक कैंडिडेट मिलेगा. आप इस जगह पे जाएंगे आपको 3 कैंडिडेट से मिलेंगे, आपको एक कैंडिडेट मिल जाएगा. तो आप किस जगह जाना प्रेफर करेंगे जहाँ पे कम टाइम लगेगा. ठीक है. दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि यार कि भाई कहीं ना कहीं वो प्ले में आ जाती हैं चीज़ें कि यार आप MTs नॉर्मली बड़ी यूनिवर्सिटी के जा रहे होते हैं तो उनमें सिलेक्शन इशू इसलिए ज़्यादा होता है कि वो हिस्ट्री की बेसिस के ऊपर ऐसा होता है कि यार वहाँ हमने कम इंटरव्यूज़ करते हैं, ज़्यादा कैंडिडेट्स काम के मिल जाते हैं. मिड ईयर या 30 यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वहाँ ज़्यादा इंटरव्यूज़ करने पड़ते हैं, उसके बाद एक बंदा मिलता है. इट्स नॉट लाइक कि वहाँ अच्छे कैंडिडेट्स नहीं होते हैं, अच्छे कैंडिडेट्स हर जगह पे एग्जिस्ट करते हैं. तो इट्स जस्ट दैट कि मतलब हम भी इंसान हैं ना, हम सिर्फ इंटरव्यूज़ तो नहीं कर सकते पूरा टाइम. तो इसलिए वी नीड टू सी के यार जहाँ हमारा कम टाइम लगे, जहाँ पे हम ज़्यादा एफिशिएंटली इस चीज़ को क्लोज कर सकें पोजीशन को. तो इसलिए कम टाइम के अंदर इसलिए हमारी कोशिश होती है किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर 4 से 5 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू करवाएं और उनमें से एक बंदा काम का आ जाए. और 4 से 5 बंदे हम उसको शॉर्टलिस्ट करने के लिए हम सीरीज़ देखते हैं. वो काफ़ी बार लग पे भी होता है कि यार हमें 20 सीरीज जैसे मिल गए, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे हमने देखा 20 सीरीज मिल गए तो हम 21वीं में पहुँचे ही नहीं. 20 निकल ऐसी भी तो उसके बाद हो सकता है उससे अच्छे कैंडिडेट्स हैं. तो मतलब ये चीज़ मैटर करती है कि अगर आप जैसे सुबह HR मतलब जो हायरिंग प्रोसेस होता है, सुबह जाके जिसकी भी सबसे पहले CV होती है उससे पहले कांटेक्ट होता है. तो ये चीज़ है कि रात में आप CV भेज दो ताकि मेरी फर्स्ट में जाएगी तो मेरी पहली कॉल आएगी. नहीं, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है. और अभी ये वाला ट्रेंड भी थोड़ा सा ऑब्सोलीट होना शुरू हो चुका है. पाकिस्तान में नहीं हुआ बट ओवर द वर्ल्ड ये चीज़ हो चुकी है क्योंकि अभी आप देखेंगे तो एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम चल रहे होते हैं, ATS होता है वो. अच्छा, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम का क्या कॉन्सेप्ट होता है? वो ये होता है कि वो आपकी सीरीज़ को ऑटो शॉर्टलिस्ट करता है. उसमें तो जो हम बायस की बात कर रहे होते हैं ना, तो बायस कहीं ना कहीं एक्सक्लूड हो चुका होता है. किस तरह कि आप फ़िल्टर्स अप्लाई करते हो, जिस तरह एक्सेल में हम यूज़ कर रहे होते हैं कि यार मैंने फॉर एग्जांपल कंडीशन लगाई कि लोकेशन कराची होनी चाहिए, तो कराची के बाद सब रिजेक्ट हो जाएंगे चाहे कहीं का भी हो. ठीक है, मैंने कहा यार उसका 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो 4 से जितने भी हैं सब लोग रिजेक्ट हो जाएंगे. हम सीरीज़ देखेंगे भी नहीं, हम नाम भी नहीं देखेंगे, हम फिल्टर्स अप्लाई करेंगे. इसी तरह हम करंट सैलरी का फिल्टर लगा देंगे, यार करंट सैलरी इससे ज़्यादा होगी तो हम शायद हमारी रेंज से बाहर हो जाएगा, हम उस सबको रिजेक्ट कर देते हैं. ठीक है, इस तरह करके हम बंदे को शॉर्टलिस्ट कर रहे होते हैं. उस शॉर्टलिस्टिंग के बाद अल्टीमेटली फिर वो कैंडिडेट पे डिपेंड करता है. फिर हम वो सीरीज़ का पूल है वो डिपार्टमेंट के साथ शेयर करते हैं, उसमें 4-5 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाता है और फिर उसकी ऑनबोर्डिंग कर रहे हैं. अच्छा, लास्ट में मुझे आप ये बता दें कि आपकी जो ऐप है गेट हायर ऐप नहीं है बेसिकली, बिलाल जावेद, हाँ, उसके बारे में थोड़ा. इट्स नॉट एन ऐप बेसिकली, इट्स अ व्हाट्सएप चैनल. ग्रुप है. जिस तरह मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि लोगों की एक्सपेक्टेशन HR से बहुत सारी होती हैं और उनको लगता है कि HR वाले तो मतलब गॉड्स हैं और वो उनको हम मैसेज करेंगे, उनके पास नौकरियां हर वक्त मौजूद होती हैं और वो फ़ौरन से आपको नौकरी दे देंगे. और अगर वो आपको नौकरी नहीं देते तो आप उनको बददुआएं देना शुरू कर देते हैं. तो ये आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है सही होता है कि इट्स नॉट द केस. हम बेसिकली क्योंकि जिस तरह आप सब लोग भी नौकरी की तलाश में हैं तो हम लोग भी एक तरह से एम्प्लॉयज़ हैं और हमें अपनी नौकरी के साथ भी जस्टिस करना होता है और हमें एक सोशल प्रेशर भी एक हमारे ऊपर होता है जिसको हमारी कोशिश होती है कि हम उसको भी मैनेज करके चलें. तो उसमें ये ज़रूर होता है कि आप इसमें लक कहीं ना कहीं मैं इसलिए ज़रूर कहूँगा कि आपने जिस दिन मैसेज किया, क्योंकि हमें भी याद नहीं रहता कितने लोगों के मैसेज आए हैं. हम कोशिश ज़रूर करते हैं कि यार उस CV को एक पूल बना के रख लें, बट लिटरली जितना वर्कलोड होता है उसको कहीं ना कहीं मैनेज करना भी एक चैलेंज होता रहता है. बट क्लिक कर जाए कोई चीज़, यार उस बंदे ने मुझे मैसेज किया था और सही वक्त जब पोजीशन आपके पास हो, तो इससे होता ये है कि जब आपके पास पोजीशन होती है और इत्तेफाक से उसी टाइम पर आपके पास मैसेज आ गया तो शायद आप सीरीज़ को अलाइन कर जाते हो. ठीक है, या इसका बेहतर आइडिया ये होता है, नॉर्मली हम आप लोग जो ऑडियंस जो मैसेज करती भी है ना, तो उनका ये सिनेरियो होता है कि सर मैं एडमिन में जॉब करनी है, कोई एडमिन में जॉब दिलवा दें, HR में जॉब करनी है, HR में जॉब दिलवा दें. आप आइडेंटिफाई करेंगे सर ये जॉब एड है, इसके अगेंस्ट में अप्लाई करना चाह रहा हूँ, हम उसमें फिर ज़्यादा बेहतर कर सकेंगे आपकी हेल्प. ठीक है, वरना नॉर्मली क्या होता है कि यार हम कहीं ना कहीं साइड में हो जाते हैं. आपने CV भेजा और आपके ऊपर से रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई, HR वाले के ऊपर एक एम्प्लॉयड रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई. एक तो वो आपको जवाब दे कि मैंने आपका CV रिसीव कर लिया है, दूसरा आपका CV अभी करंटली पोजीशन अवेलेबल नहीं है, फिर कोई आएगी तो फिर देखेंगे. फिर जब आई उस HR वाले बंदे को अगर याद नहीं रहा कि इसने CV भेजा तो आप लिंक्डइन में दोबारा मैसेज करेंगे, सर मैंने आपको बोला था आपने मेरी CV याद नहीं रखी. ठीक है, तो फिर वो एक अजीब सा चैलेंज हो जाता है. तो फिर इस तरह के चैलेंज ऑब्वियसली मेरे साथ भी बहुत सारे आ रहे थे. तो व्हाट आई ट्राइड टू डू वाज
कि डिफरेंट जॉब ग्रुप्स में हम लोग HR वाले मौजूद होते हैं, तो मैंने सिर्फ कोशिश ये की थी कि वो उसका एक अदद ऐसा फोरम बना दूं कि जहाँ पे ये सारी जॉब्स को जो ऑथेंटिक होंगी उनको क्लब करके एक जगह पे शेयर कर सकूं ऑडियंस के साथ, और फिर वो उसी टाइम पे वहीं से डायरेक्टली अप्लाई कर सकें। ये बहुत तो अच्छा इनिशिएटिव है हाँ, आपका। तो बेसिकली ये ऐसा था। अभी इन द रीसेंट पास्ट 1 और 2 मंथ्स मैं उस पर थोड़ा सा एक्टिव नहीं रह पाया हूँ, बट इंशाल्लाह आई डू हैव प्लान्स को उसको रीइनिशिएट करने का इंशाल्लाह। तो चलिए जी, ये जो ऐसी सुन चीज़ें रहे हैं। हैं उनको मतलब आपकी ग्रुप के बारे में पता चल जी, चल गया होगा, तो वो ज़रूर Yes, वहाँ पे yes, अप्लाई भी करेंगे। इंशाल्लाह। और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा थैंक यू सो और मच। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बातें भी की आपने। जज़ाकल्लाह, थैंक उम्मीद यू। है देखने वालों को भी अच्छी लगी होंगी। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। और थैंक यू सो मच आप लोग के देखने के लिए, और हमारे नेक्स्ट एपिसोड में देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।